साइंस की माने तो अर्थ की एज लगभग 4.1 बिलियन ईयर्स होगी और इस 4.1 बिलियन ईयर्स में अपने इस खूबसूरत से प्लैनेट पर न जाने कितने ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, बर्ड्स जैसी न जाने कितनी लिविंग स्पीशीज आई और एक्सटिंक्ट भी हो गई, और कुछ स्पीशीज ऐसे भी हैं जो अब एक्सटिंक्शन के वर्ज पर आ चुकी हैं। हम इंसान भी होमोसेपियन स्पीशीज का ही पार्ट हैं और साइंटिस्ट की माने तो हमारा एग्जिस्टेंस कुछ 3 लाख साल पहले ही हुआ था। इस प्लैनेट पर जितने भी स्पीशीज और क्रिएचर्स हैं उन सब में सबसे ज्यादा समझदार इंसान ही है। इंसान ही एक ऐसा क्रिएचर है जिसने चीजों को रिकॉर्ड करना, याद करना और उसे लिखना शुरू कर दिया था। कुछ 6000 साल पहले मेसोपोटामिया, जिसे अब मिडिल ईस्ट कहा जाता है, लिखने की सबसे पहले शुरुआत वहीं से हुई थी। पहले इंसान चट्टानों और दीवारों पर अलग अलग इमेज और डिजाइन बनाकर अपने आसपास होने वाली चीजों को फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिकॉर्ड करके रखता था ताकि फ्यूचर जनरेशंस इंसान के पास्ट के बारे में अवेयर रह सके। अक्सर आपने देखा होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट जब कभी भी रिसर्च या डिस्कवरी करते हैं तो उन्हें चट्टानों या दीवारों पर अजीबोगरीब इमेज और डिजाइन मिलती हैं। जब कभी हम खाली बैठे होते हैं तो हमारे माइंड में अजीब अजीब से थॉट्स आने लगते हैं। हम अक्सर ये सोचने लगते हैं कि आखिर इंसान इस दुनिया में कैसे आया, हमारा ये प्लैनेट कैसे बना, होमोसेपियंस कैसे इवॉल्व हुए, और हम हर उस क्रिएचर के एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते हैं जो इस प्लैनेट पर थे और अभी भी रह रहे हैं। नमस्कार, कुकू एफएम पर मैं हूँ आरजे रेणुका। आज हम जिस बुक पर डिस्कशन करेंगे उस बुक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एवरीवन हु एवर लिव्ड, ह्यूमन हिस्ट्री रीटोल्ड थ्रू आवर जीन्स, और इस बुक के ऑथर हैं एडम रूदरफोर्ड। इंसान हमेशा से ही क्यूरियस रहा है और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से ही इंसान ने आज साइंस में इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है और हर रोज नई नई डिस्कवरी करने में भी लगा हुआ है। क्यूरियोसिटी ने ही इंसान को अपने पास्ट को भी डिस्कवर करने में हेल्प की और इसका नतीजा ये हुआ कि इंसान ने अर्थ की एज के बारे में पता लगा लिया, डायनासोर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और यहाँ तक कि ये भी डिस्कवर कर लिया कि हम इंसान बंदर से ही इवॉल्व हुए हैं। आज की इस बुक समरी को सुनकर आपको ये मालूम होगा कि ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ। इसके अलावा आपको ये भी मालूम होगा कि ह्यूमन बीइंग में कौन कौन से चेंजेस आ गए हैं। साइंटिस्ट ने हमारे डीएनए के थ्रू ही ये पता लगाया था कि हम इंसान का एग्जिस्टेंस 3 लाख साल पुराना है और हमारे डीएनए के थ्रू ही साइंटिस्ट इंसान के बारे में नई नई चीजें डिस्कवर किए जा रहा है। हम सबको ये ऑलरेडी पता ही है कि हमारे पैदा होने में मेल और फीमेल की जरूरत होती है। जब मेल के स्पर्म और फीमेल के एग का आपस में यूनियन होता है तो फिर 24 घंटे बाद एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस शुरू होता है और उस प्रोसेस के 9 महीने बाद हम यानी इंसान इस दुनिया में कदम रखते हैं और पैदा होने के बाद हमारे अंदर मेल और फीमेल दोनों के जीन्स आ जाते हैं। इस बुक समरी को सुनकर आपको ये मालूम होगा कि किस तरह जीन की वजह से हम फिट रहते हैं, बीमार होते हैं और रिकवर होते हैं। जब आप इस बुक समरी को सुनेंगे तो आपको ये भी मालूम होगा कि किस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए। इसके अलावा आपको ये भी मालूम होगा कि होमोसेपियंस ने किस तरह से इतने सालों तक सरवाइव किया और सरवाइव करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज किए हैं। तो आइए आज के इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को आगे एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार, कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एवरीवन हु एवर लिव्ड की बुक चर्चा, जिसे लिखा है एडम रूदरफोर्ड ने। मैं हूँ आरजे रेणुका। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। हॉर्नी एंड मोबाइल। लाइफ का सबसे बड़ा सच है डेथ इनएविटेबल है, यानी सबको एक ना एक दिन मरना ही है। लाइफ हमेशा ट्रांजिशन फेज में रहती है, यानी एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होती रहती है। हमसे पहले हमारे पेरेंट्स इस दुनिया में आए, उनसे पहले उनके पेरेंट्स आए, फिर उनके पेरेंट्स आए एंड सो ऑन। अगर इसी तरह आप बैकवर्ड जाते रहें तो आप अपने एंसेस्टर्स को एप की शक्ल में देखेंगे और अगर ऐसे ही बैकवर्ड पर बैकवर्ड ईरा में जाते रहे तो रैटी मैमल में आपको अपने एंसेस्टर्स दिखेंगे और अगर आप और ज्यादा बैकवर्ड चले जाएंगे यानी 2 बिलियन साल पहले तो आपको अपने एंसेस्टर्स सी क्रिएचर्स में दिखे जाएंगे और अगर हम 4 बिलियन साल पीछे जाएंगे तो हमें हमारे एंसेस्टर्स एक सिंगल सेल के फॉर्म में मिल जाएंगे। यानी कुल मिलाकर हमारे प्लैनेट में लाइफ कंटिन्यूअसली चलती रही है। बाकी स्पीशीज की तरह ही हम भी इवॉल्व हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इस प्लैनेट में हम ही एक ऐसे स्पीशीज हैं जो सबसे ज्यादा और बेहतर तरीके से इवॉल्व हुई हैं। हो सकता है हमसे भी बेहतर कई स्पीशीज हों जिनका एवोल्यूशन हमसे बेहतर हो।
हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसी स्पीशीज है जो काफी हद तक बैलेंस तरीके से इवॉल्व हुई है और हम एक यूनिक स्पीशीज हैं। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर लिविंग स्पीशीज में वक्त के साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं, जैसे वक्त के साथ साथ बंदर इंसान में बदलता गया। डार्विन की इस थ्योरी का कोई भी मैकेनिज्म नहीं था कि सभी लिविंग स्पीशीज में मॉडिफिकेशन किस तरह से हुए हैं। डार्विन लिविंग स्पीशीज में होने वाले मॉडिफिकेशन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। 19th सेंचुरी तक आते आते हमें ये पता चला कि हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं और 1940 में डीएनए को डिस्कवर किया गया और हमें ये मालूम हुआ कि डीएनए के थ्रू ही हमारी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचती है। यानी डीएनए एक कैरियर की तरह काम करता है जो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाता है। 1953 में हमें ये मालूम हुआ कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हेलिक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से डीएनए खुद अपनी कॉपी कर लेता है और कॉपी करके अपने ही जैसा एक और सेल बनाता है। और 1960 तक हमें ये पता चला कि डीएनए हमारी बॉडी में प्रोटीन को एनकोड करने में यानी बनाने में हेल्प करता है और प्रोटीन पर ही सभी स्पीशीज की लाइफ डिपेंड रहती है। चार्ल्स डार्विन ने इतना डीप में नहीं सोचा था और ना ही उन्हें डीएनए के बारे में कुछ मालूम था। डार्विन ने 1871 में अपनी दूसरी बुक द डिसेंट ऑफ मैन लिखी थी और इस बुक में इनका मेन कंसर्न था कि क्या ह्यूमन बीइंग भी बाकी स्पीशीज की तरह प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म में आया था या फिर ह्यूमन बीइंग का फॉर्म आज के फॉर्म से अलग था। इससे पहले 1837 में डार्विन ने अपनी एक नोटबुक में एवोल्यूशन का एक विजनरी विजन तैयार किया था और इस विजन में डार्विन ने एक पेड़ बनाया और उसकी कई सारी ब्रांचेस बनाई और उस ब्रांचेस से डार्विन ने ये रिप्रेजेंट किया कि पेड़ की ब्रांच एनवायरमेंटल या क्लाइमेट चेंज होने की वजह से दो अलग अलग ब्रांचेस बन जाती हैं और फिर हर एक नई ब्रांच से फिर दो नई ब्रांच निकलती है। लेकिन ये एंशिएंट एप्स हम इंसान में किस तरह से फिट हो गए थे ये अभी तक अनएक्सप्लेन्ड है और हो सकता है शायद इसका जवाब खुद चार्ल्स डार्विन के पास भी ना हो। हर साल आर्कियोलॉजिस्ट कुछ न कुछ डिस्कवर करते हैं और हर साल एक नई थियोरी भी आती है। हम इंसान खुद से ही फैसिनेटेड होते हैं और हम ऐसी पहली स्पीशीज भी हैं जिसे अपने एग्जिस्टेंस के बारे में जानने की बड़ी ही क्यूरियोसिटी है। डार्विन के बाद भी कई लोगों ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पर बहुत सारी बुक्स लिखी और ज्यादातर ऑथर्स ने डीएनए को बेस बनाकर ही ये सारी बुक्स लिखी। ह्यूमन का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ और कहाँ से हुआ, ये टॉपिक इतना वास्ट है कि इन क्वेश्चंस का एक्यूरेट आंसर देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर हम ये सोचें कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में हम एकदम बिगिनिंग से डिस्कस करें तो ये जान लीजिए कि इस टॉपिक की कोई भी बिगिनिंग नहीं है। अगर हम डीएनए की बात करें तो टाइम के साथ साथ डीएनए रीडिंग टेक्नोलॉजी भी डेवलप होती गई। पहले साइंटिस्ट बोन्स और कल्चर एनाटॉमी के थ्रू ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पता लगाते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद डीएनए ह्यूमन एवोल्यूशन को पता लगाने का बेस बन गया था। 1997 में सब साइंटिस्ट ने मिलकर डीएनए के बारे में पता लगाने के लिए एक टीम बनाई और इस टीम ने डीएनए को डिटेल में स्टडी करना शुरू कर दिया और इस स्टडी में ये पाया कि डीएनए के 4 न्यूक्लियोइड बेस होते हैं। पहला एडेनाइन, दूसरा साइटोसाइन, तीसरा ग्वानाइन और चौथा थाइमाइन और इन्हें ACGT नाम से जाना जाता है। इसके अलावा डीएनए में पॉलीमेरास नाम का एक एंजाइम होता है जो डीएनए को कॉपी करता है और बेस का लिंक बनाता है। डीएनए सारे न्यूक्लियोटाइड बेस के साथ एक सीक्वेंस बनाता जाता है जैसे ACGT-CGTA और इस तरह से एक डीएनए में 3 बिलियन लेटर के सीक्वेंस होते हैं। लेट 90s में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इस प्रोजेक्ट का ये एम था कि 3 बिलियन लेटर सीक्वेंस को प्रॉपर्ली स्टडी किया जाए ताकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में डिटेल में पता चल पाए। हर लिविंग स्पीशीज में डीएनए यूनिवर्सल होता है, बस हर लिविंग स्पीशीज में डीएनए की पैकेजिंग डिफरेंट होती है। ये पैकेजिंग एक जनरेशन से डिफरेंट वे में पास होती रहती है। एनिमल्स में डीएनए डबल हीलिक्स का शेप लेकर क्रोमोसोम के थ्रू पास होती है और ये क्रोमोसोम कभी एक्स की शेप में होता है तो कभी वाई की तरह दिखता है। हर सेल्स में क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं। एक सेट हम अपने फादर से इनहेरिट करते हैं और दूसरा सेट हम अपनी मदर से इनहेरिट करते हैं और क्रोमोसोम के 23 पेयर होते हैं। ये सभी 23 पेयर एक न्यूक्लियस में स्टोर्ड रहते हैं जिसमें 22 पेयर ऐसे होते हैं जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं और इन्हें ऑटोसोम कहते हैं और इसमें से
जो 23rd पेयर होता है एक्चुअल में वो पेयर नहीं होता है और उसी को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। मेल के X और Y क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के 2 X क्रोमोसोम होते हैं। विमेन को एक X क्रोमोसोम अपने पेरेंट्स से मिलता है और मेन को Y क्रोमोसोम अपने फादर से मिलता है। Y क्रोमोसोम मेलनेस डिटरमाइन करने के लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी इसे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, जबकि X क्रोमोसोम को सबसे बड़ा और जरूरी माना जाता है। ऑटोसोम आपके डीएनए का 97% से ज्यादा हिस्सा कैरी करता है और जो भी आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसे ऑटोसोम इक्वली कैरी करता है। हर ऑटोसोम एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आपके फादर और